मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पास अभी काफ़ी व्यक्तियों के फ़ोन आ रहे हैं और वो अर्बन एरिया में यानी नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन एरिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करना चाह रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं विष्णु गोयल आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, सबसे पहले तो आपका अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने का मोटिव, उद्देश्य क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। आप लैंड होटल के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, किसके लिए परचेज करना चाहते हैं। अर्बन एरिया के अंदर हर जगह का लैंड यूज फिक्स किया हुआ है, यानी अर्बन एरिया का मास्टर प्लान बना हुआ है। मास्टर प्लान के अंदर हर लैंड का एरिया फिक्स है कि ये लैंड रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, ये कॉमर्शियल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है। बहुत से इन्हें बोलते हैं कि सर हमारी लैंड तो एग्रीकल्चर लैंड है, ये हमारे पास में जो व्यक्ति है उन्होंने तो वहाँ होटल बना ली तो हमें भी परमिशन मिल जाएगी। नहीं, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लैंड परचेज करने से पहले सबसे पहले आप कोई भी लैंड देखें तो उसका गूगल कोऑर्डिनेट लेके और उसको मास्टर प्लान में सर्च करना जरूरी है कि उस लैंड का यूज मास्टर प्लान में क्या दिखाया हुआ है। यदि मास्टर प्लान में यूज आपके यूज से मैच खाता है तो ही हमें उस लैंड को परचेज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अर्बन एरिया में जब आप लैंड परचेज करते हैं एग्रीकल्चर और आपका पर्पज है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, तो आपको 90A करानी होगी, यानी उसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराना होगा। और एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट होने के बाद में उस लैंड का आपको लीज डीड पट्टा इशू किया जाएगा। उस पट्टे को इशू करने में जो भी चार्जेस लगते हैं, कन्वर्जन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा लीज मनी भी लगेगी, वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप पहले कोई भी लैंड परचेज करने से पहले उस पर आपका लीगल पैसा कितना जमा होगा उसकी भी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप जो लैंड देख रहे हैं उसका लीगल टाइटल पेपर, पूरी चेन सीरीज आपको पूरी चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको उस एग्रीकल्चर लैंड की 1950 की जमाबंदी, जिसमें मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षेत्रफल करके हम चेक करेंगे कि ये जमीन अब्दुल रहमान प्रखंड से तो प्रभावित नहीं है, यानी वो जमीन किसी वन विभाग की, नदी नाले तालाब की और किसी प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है। तो लैंड लेने से पहले हमें उसकी 1950 की जमाबंदी को भी चेक करना जरूरी है। आपने देख लिया कि लैंड आपके अकॉर्डिंगली सही है, मास्टर प्लान में यूज वही है जो आप चाह रहे हैं, 1950 की जमाबंदी सही है, तो उस लैंड का एक सर्वे कराना बहुत जरूरी है। साथियों, जो लैंड आप खरीदने जा रहे हैं उसका फिजिकल पोजीशन ये चेक करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में फिजिकल पोजीशन दूसरी जगह हो और लैंड दूसरी जगह स्थित हो, आसपास के खातेदार ने और किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा हो, या आपने आगे के किसी दूसरे खातेदार की जमीन पे कब्जा किया हुआ हो, तो लैंड लेने से पहले उसका सर्वे बहुत जरूरी है। और सर्वे में आपका उस लैंड का पूरा मेजरमेंट आ जाएगा कि एक्चुअल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी लैंड है और सर्वे में कितनी लैंड है और मौके पे कितनी लैंड है, सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा लैंड परचेज करते समय फिजिकल जब हम लैंड पे जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आसपास कोई हाई पावर टेंशन लाइन तो नहीं जा रही है, नीचे से कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही है, जमीन के सामने, उस लैंड के सामने कितने फुट की रिकॉर्डेड रोड है। ये सारी चीजें आपको लैंड परचेज करने से पहले चेक करनी होगी। उसके बाद में आता है टाइटल चेक करने का। आपको उसका पूरा सीरीज से टाइटल चेक करना है। उसमें आपको देखना है कि कोई बैंक लोन तो नहीं है, उस लैंड पे किसी ने कोई कब्जा तो नहीं किया हुआ है, वो लैंड कहीं मॉर्गेज तो नहीं रखी हुई है। आपको परचेज करने से पहले
पेपर में एक विज्ञप्ति भी देनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन हो तो विद इन सर्टेन टाइम वो आपको इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि लैंड का मैटर है और आजकल लैंड में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उसके बाद में होता है सेल एग्रीमेंट। आप उस जमीन जो आप खरीदने जा रहे हैं उसका आपको सेल एग्रीमेंट बनाना है। इसी बीच में आपको ये और देखना है कि जो भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड आप अर्बन एरिया में खरीद रहे हैं उसका प्रॉपर तकास्मा तरमीन है या नहीं। जो भी खसरा आप खरीद रहे हैं वो इंडिपेंडेंट खसरा होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें और भी काफ़ी खातेदार है। यदि एक ही लैंड में कई खातेदार है, आप उससे कम लैंड परचेज कर रहे हैं, तो खरीदने से पहले ही जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसको आप बोले कि हमें इसका तकास्मा तरमीन चाहिए। यदि आप उस लैंड का तकास्मा और तरमीन नहीं होगा तो वो लैंड कन्वर्ट नहीं होगी। और खरीदने से पहले तो ये पॉसिबल है, खरीदने के बाद में यदि आप उसका तकास्मा तरमीन कराने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल काम है। अब आपने लैंड परचेज कर ली, आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। उसके बाद में जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं और आपका ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, हॉस्पिटल बनाना है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। रिप्स पॉलिसी के अनुसार यदि आप एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट इंडस्ट्रीज का है, फैक्ट्री का है, सर्विस सेक्टर का है, तो आपको उसमें 100% स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन मिल सकता है। वो सारी चीज स्टडी करके ही आपको एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री करानी चाहिए। यदि ये छूट आप पे एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्री करने से पहले ही आपको अप्लाई करके एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू कराना होता है। यदि आपने रजिस्ट्री करा ली है तो फिर ये स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज रिफंड नहीं होते हैं। आपको रजिस्ट्री करने से पहले ही अप्लाई करना होता है और इसकी छूट लेनी पड़ती है। साथियों, इसी तरह की बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें रखने हैं लैंड परचेज करते समय, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज को आप बनाने जा रहे हैं तो लैंड का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने जा रहे हैं उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप किसी भी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आपको रिप्लाई देने की, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।